आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। लास्ट टाइम जो भी हुआ था वो याद है यस सर। Yes, सबको? sir. ओके, Yes. एक बार शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं, देन विल मूव, यस क्योंकि सर। आज उसके आगे पॉइंट्स बढ़ेंगे। अब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को नोट्स नहीं भेजा है, एंड देयर इज वन रीजन बिहाइंड इट। आई वांटेड टू चेक योर माइंड एवरीवन, कि कुछ याद रहता है या नहीं। लिख लेना और रट्टा मारना तो बहुत इजी है, यस और नो आयुष? यस सर। और इस तरीके से याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और याद रखना, फिजिक्स में जितना ज्यादा समझ के करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। ओके, लेट मी नो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कौन से दो पार्ट में डिवाइड है? इलास्टिक और प्लास्टिक। इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी। मतलब सॉलिड मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक इलास्टिक होता है, एक प्लास्टिक होता है। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. ओके, इलास्टिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्या है? The body which regains its shape and size after removal of deforming force is called elastic body. वेरी नाइस। मतलब जो बॉडी अपने आप को खुद को रिगेन करती है, अपने आप को रिगेन करती है आफ्टर ए रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, एंड दैट इज अ मेन पार्ट, आफ्टर ए रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट द प्लास्टिक बॉडी देन? It do It not does regain. not regain. मम्मी इट डू नॉट यस को रिगेन। बोले ना ताकि लोग से कोमल, ओके। अब गाइस यहाँ पर खाली इतना बोलना ठीक नहीं रहेगा कि इट डज नॉट रिगेन। आपको मेंशन करना होगा कि रिगेन कब नहीं करता। हाँ जयेश, अंजलि, Sir, the material which do रिगेन not, कब नहीं करता? sir, विच डू नॉट रिगेन, हाँ हाँ, it do not regain with the size and shape after the removal of the force. It is called plastic. वेरी नाइस। आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, गाइस ये बार बार बोल रहा हूँ, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। The material which does not regain after removal of deforming force, which is known as the plastic material, plastic body. ये आपको याद रखना होगा कि जो मटेरियल खुद को रिगेन नहीं करता आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, फोर्स निकलने के बाद जो मटेरियल खुद को रिगेन नहीं करेगा उसको प्लास्टिक मटेरियल कहेंगे। इज दैट क्लियर ऑल? प्लास्टिक क्लियर था? Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट द परफेक्ट इलास्टिक बॉडी? Which regains its shape and size instantaneously after removal of deforming force. वेरी नाइस, वेरी नाइस। समझ में आया सबको? द मटेरियल विच इज रिगेन इटसेल्फ वेरी क्विकली either the instantaneously after the removal of deforming force, that is known as the perfect elastic body. Is that clear all? ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट इलास्टिक बॉडी का कोई एग्जांपल? Rubber. रबर सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जरा याद रखना आप लोग। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट्स थे वो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है डिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? मतलब बताओ मुझे। Shape and size. नहीं, जो थोड़ा जो बॉडी का शेप एंड साइज चेंज रहता है और जो हम बाहर से फोर्स डालते हैं उसकी वजह से। राइट, मतलब उसका मतलब क्या था डिफॉर्मेशन का? चेंज इन शेप एंड साइज, इलॉन्गेशन, एक्सटेंशन। यस और नो? ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या था, इसका मीनिंग था। ओके, तो अब अगर हमें इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? The change in shape and size of a body due to external force is called deformation. The body which is changing its shape and size due to external force, जो बॉडी अपना शेप और साइज चेंज करता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, इज नोन एज द डिफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. एंड आफ्टर दैट वी हैविंग अ डिफॉर्मिंग फोर्स। अपने पास डिफॉर्मिंग फोर्स है, तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये एक डिटेक्टिव है। लास्ट टाइम मैंने 4 टाइप बताए थे आप लोगों को फोर्सेस के,
जिसकी वजह से बॉडी का शेप और साइज चेंज होता है? यस और नो? Yes. हैव यू परफॉर्म योर एक्सपेरिमेंट्स? नो सर। नो? डर गए तुम लोग? हाँ, ठीक है सर। ओके ओके। अब गाइस यहाँ पे 4 टाइप के फोर्सेस हैं जिसकी वजह से बॉडी का शेप और साइज चेंज होता है। वो 4 टाइप के फोर्सेस थे, कौन कौन से? पहला तो एक्सटर्नल फोर्स, फिर उसके बाद वेट, देन प्रेशर, आफ्टर दैट हीट, राइट? मतलब ये 4 टाइप के फोर्सेस थे जिनकी वजह से बॉडी का शेप और साइज चेंज होता है। तो इनमें से कौन से पर्टिकुलर फोर्स की वजह से बॉडी का शेप और साइज चेंज होता है, उसी को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। Is that clear? Yes, sir. The force which is responsible for the deformation. The force which is responsible for the deformation is known as the deforming force. तो यहाँ पे 4 में से वो डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा पर्टिकुलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी का शेप और साइज चेंज होने के लिए। Is that clear? Yes, sir. अब गाइस स्ट्रेस और स्ट्रेन पे जाने के पहले कुछ पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टील भी एक इलास्टिक मटेरियल है, यस और नो? Yes, sir. जो टफ भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, राइट? Yes, sir. अब गाइस ये टफ मटेरियल को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? ब्रिजेस पे। कहाँ पे यूज करते हैं? ब्रिजेस पे यूज करते हैं। मतलब फ्लाईओवर ब्रिजेस बनाने के लिए विल यूज दैट इलास्टिक मटेरियल, मतलब हम लोग स्टील मटेरियल को यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मान लो इस पूरे अर्थ से स्टील नाम का एलिमेंट गायब हो जाए, सुना आप लोगों ने? इस पूरे अर्थ से अगर स्टील नाम का एलिमेंट गायब हो जाए तो हम लोग फ्लाईओवर ब्रिज में कौन सा ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसके अंदर टफनेस भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो? नॉट कॉपर, नॉट कॉपर, Iron. आयरन। लिसन, अगर आप आयरन यूज कर रहे हो तो होगा क्या कि आयरन टफ है। आप जो भी ब्रिज बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रिज बना लिए, ठीक है, ये हमारा ब्रिज बन गया। अब अगर इस पे जब भी कोई हैवी व्हीकल जाएगा तो याद रखना ब्रिजेस भी थोड़े से वाइब्रेट होते हैं। लास्ट टाइम बताया था, याद है? अगर एक हैवी व्हीकल फ्लाईओवर ब्रिज से जाती है तो ब्रिज थोड़ा सा वाइब्रेट हो जाता है, यस और नो? Yes, sir. तो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर से एक ट्रक गया, तो जैसे ही ट्रक जाएगा तो ये जो फ्लाईओवर ब्रिज है ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। मान लो दूसरा वहां पे ट्रक गया तो और थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, बिकॉज इट शुड बी मेड विद द आयरन ओनली। अब मान लो तीसरी व्हीकल वहां पे जा रही है और उस व्हीकल में आप लोग बैठे हो, समझ रहे हो? उस थर्ड व्हीकल में आप लोग बैठे हो तो क्या होगा? ये ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि मेटल अपने आप को रिगेन नहीं करता। पता है ना आपको? एक बार मेटल को बेंड कर दिया तो बेंड हो गया समझो। कभी देखा है या मेटल देखे हो या नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, पक्का? sir. दिखाई देता है ना सबको? हाँ। बहरे तो नहीं हो ना तुम लोग? No. Yes, sir. सर हाँ, मेरा नेटवर्क, हाँ। आपका नेटवर्क लैग हो रहा है मेरे में। मेरा आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है अभी? अभी अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। ओके। मैं पूछ रहा था कि जो मेटल का कॉन्सेप्ट है अगर वो बेंड हो जाए तो वो कभी भी खुद को रिगेन नहीं करता। क्या मेजर किया है आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। तो मान लो उस थर्ड व्हीकल में आप लोग थे तो क्या होगा? ब्रिज ब्रेक होगी, यस और नो? यस सर। ब्रिज ब्रेक होगी तो आप क्या करोगे? आपका क्या वहां पे रहेगा? रोल क्या रहेगा? आप ब्रिज से नीचे गिरोगे और फिर परमानेंटली ऊपर चले जाओगे। जयेश भागते हुए लेक्चर सुन रहे हो क्या? जयेश Yes, sir. आराम से बैठ जाओ एक जगह,
ऐसा लग रहा है घोड़े पे भाग रहे हो आप। ओके, समझ में आ रहा है कंडीशन? तो हम लोग मेटल को तो यूज नहीं कर सकते ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में, बिकॉज मेटल it is a tough material, not a flexible material. So we required some material which is having a toughness as well as elastic concept. तो कौन सा ऐसा मटेरियल यूज कर सकते हैं? स्टील। सॉरी, स्टील सर। हम लोगों ने इस दुनिया से स्टील नाम के एलिमेंट को गायब कर दिया है। ओके, सीमेंट क्या? सीमेंट भी तो वही हो गया ना यार, खाली सीमेंट से थोड़ी ना काम चलता है। We required some material which is having a flexibility. आप लोगों ने काफी टाइम देखा भी हुआ है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है? None of you guys? अंजलि, दानिश, क्या बोल रहे हो दानिश? Not steel, Danish. Except steel. Right now here we imagining in this world we don't have the steel element. So what types of element we use to construct the bridge? Wood. Wood. Wood का ब्रिज बन सकता है क्या? सेम कंडीशन वहां पर भी होगा ना, एक ट्रक जाएगी, स्टोन्स। थोड़ा ध्यान से अच्छे तरीके से सोचो। गर्ल्स का तो फेवरेट है और बॉयज भी यूज करते हैं, यूज सारे ही करते हैं कॉमनली, लेकिन गर्ल्स का फेवरेट है। गर्ल्स, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आंसर फ्रॉम यू ओनली। और कुछ बॉयज का भी फेवरेट होता है। फाइबर। गोल्ड। ये फाइबर किसका फेवरेट है? आयुष। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फेवरेट है। डायमंड। तो फाइबर भी टफ और फ्लेक्सिबल होता है ना। नॉट फाइबर। फाइबर का मतलब प्लास्टिक में ही आ गया वो भी। अच्छा एक बात बताओ, एल्यूमिनियम किसका फेवरेट है? कमान, कुछ भी फेवरेट रहता है तुम लोग का, कैसे गुंडा बने हैं तुम लोग? मानसी, आपका फेवरेट है एल्यूमिनियम? और भाई और कुछ? अरे ग्लास पता है, ग्लास, मिरर, कितनी कॉमन सी चीज है। अगर हमारे पास स्टील मटेरियल नहीं होता तो हम लोग ग्लास की इम्प्यूरिटीज को बढ़ाकर उसे हम लोग ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। सुना आप लोगों ने? अब सुनने में तो बहुत ही मतलब अलग लग रहा होगा, बट इस दुनिया में ग्लास के ब्रिजेस एग्जिस्ट करते हैं। चाइना में है, जर्मनी में है, स्पेन में है। अभी देखा है डिस्कवरी पे? देखा है ना? अगर हमारे पास स्टील मटेरियल ना हो तो हम लोग ग्लास को यूज कर सकते हैं ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा, बुलेट प्रूफ ग्लास सबको पता होगा। अगर हमारा जो ग्लास है वो सिर्फ टफ होता तो बुलेट के लगते ही ये पूरा बिखर जाता, टूट जाता। ये सुनो। यस। लेकिन क्या टूटता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लास के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी है। समझ रहे हैं आप लोग? जिस बेस पे बुलेट प्रूफ ग्लास को भी बनाया जाता है। याद रखना, ग्लास भी एक इलास्टिक मटेरियल है, लेकिन गाइज उसको इम्प्योर करना होगा, उसकी इम्प्योरिटीज को बढ़ाना होगा। ऐसे ही नहीं होगा। नॉर्मल कोई भी ग्लास लोगे तो वो तो सडनली टूट जाएगा, तो हम लोग उसकी इम्प्योरिटीज बढ़ाते हैं। ठीक है? यस। ओके। अब उसके बाद हम लोग अगर लिफ्ट देखें तो लिफ्ट में हम लोग ग्लास की रोप तो बना नहीं सकते। यस और नो? ग्लास की रोप बना सकते हैं क्या? नो। नो। तो हम लोग ग्लास तो वहां पे यूज नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि लिफ्ट का भी जो रोप होता है वो स्टील से बना हुआ होता है, स्टील मटेरियल होता है, Yes. ताकि जैसे ही कभी भी सडनली लाइट चली जाती है तो जर्क लगता है, जर्क लगते ही जो लिफ्ट है वो अप डाउन थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा वाइब्रेट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा वाइब्रेट हो जाता है, तो स्टील रहता है जिसकी वजह से स्टील की अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से वो कुछ देर में अपने आप को रिगेन कर लेता है। लेकिन अगर वो पूरा रोप मैं मेटल से बनाऊं तो क्या लगता है, ये अपने आप को रिगेन कर पाएगा क्या? नो सर। अपने आप को रिगेन नहीं कर पाएगा। तो हम लोग कौन सा मटेरियल वहां पर यूज करें? स्टील मटेरियल तो अपने पास है नहीं, और ग्लास हम लोग यूज नहीं कर सकते, कॉपर यूज करेंगे, याद रखना। क्या यूज करेंगे हम लोग? कॉपर। कॉपर। कॉपर थर्ड हाईएस्ट ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, अब मुझे एक ऐसे मटेरियल का नाम बताओ जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा हो। परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल क्या था? इन सॉरी, रबर। Instantly regains. रबर। यस, रबर। ओके, रबर का कोई यूज? एंड डोंट से कि तुम लोग हेयर बैंड यूज करते हो, एक्सेप्ट हेयर बैंड, रबर बैंड। कुछ ऐसे एग्जांपल बताओ जो एक्चुअली यूजेबल हो। सर नोट को बांधते हैं ना, पैसे को। ए, मैंने बोला था एक्सेप्ट हेयर बैंड, रबर बैंड। सॉरी, The cooker. कुकर। ओके, किसी ने अच्छा एग्जांपल दिया, टायर। टायर, ओके। व्हीकल्स के जो टायर होते हैं, याद रखना इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि अगर हम लोग टायर को स्टील का बना देंगे तो याद रखना जो हमारी रोड है, रोड सरफेसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा रेनी सीजन में खराब होते हैं। यस और नो? यस। तो अगर वो स्टील का होगा तो स्टील के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं। और फॉर एग्जांपल आप एक ओपन कार में बैठे हो, ओपन कार का मतलब समझ रहे हो, जो टॉपलेस कार है, समझ रहे हो? तो जैसे ही वो कार किसी भी गड्ढे में एंटर होगी तो इतना जोर का, काफी फास्टली आपको जर्क लगेगा, और वो जर्क इतना फास्ट होगा कि आप उस कार से निकल कर बाहर चले जाओगे। समझ में आ रहा है? अब ये जर्क क्यों लग रहा है? क्योंकि वो स्टील का टायर है। अगर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी जाए तो जर्क उस टायर में ही रह जाएगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। इज दैट क्लियर? Yes. तो याद रखना उस जगह पे आप स्टील नहीं, उस जगह पे आपको हायर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी जो इंस्टेंटली अपने आप को रिगेन करे। दैट्स व्हाई वी यूजिंग द रबर टू मेकिंग अ टायर। समझ में आ रहा है किस तरीके से इलास्टिक का फंक्शन हर जगह अलग अलग पॉइंट में यूज हो रहा है? ओके, अब यहीं पर दो पॉइंट और क्रिएट हो गए थे जिनका नाम था स्ट्रेस और स्ट्रेन। यस और नो? यस। बाकी Yes. सब ओके। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। सिंपल, the applied force per unit cross sectional area is known as stress. Yes or no? यस सर। Okay. अब स्ट्रेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था? स्ट्रेन। स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या था? चेंज इन डायमेंशन पर ओरिजिनल डायमेंशन। पर नहीं, पर यूनिट। पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, सुना सब लोगों ने? Yes, sir. गाइस आगे के जो पॉइंट स्टार्ट होने वाले हैं वो स्ट्रेस और स्ट्रेन पे ही होने वाला है। एंड बिफोर दैट यहाँ पे मैं स्ट्रेस लिख देता हूँ। दैट स्ट्रेस का फॉर्मूला है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसकी जो यूनिट है वो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब गाइस यहाँ
जरा डायग्राम को ध्यान से देखना। एक मटेरियल था, इस मटेरियल में जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, राइट, तो ये फोर्स पूरे के पूरे एरिया में ट्रैवल करेगा। आवाज आ रही है ना मेरी? ब्रेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या करता है, उस मटेरियल के पूरे एरिया में ट्रैवल करता है। यस और नो? यस सर। तो ये जो मटेरियल है इसका शेप और साइज चेंज होता है, मतलब मटेरियल कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगता है, राइट? मटेरियल का शेप और साइज चेंज होता है। यस और नो? यस सर। तो मेजर करो यहाँ पर क्या क्या चेंज हुआ है। क्या लेंथ चेंज हुई है? क्या लेंथ चेंज हुआ है यहाँ पे? तो पहला चेंजेस किस में दिख गया? लेंथ में। यस और नो? Yes, क्या वॉल्यूम में चेंजेस हुआ है क्या? yes, sir. तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया वॉल्यूम। क्या इसके शेप में चेंजेस हुआ है क्या? Yes, sir. तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया? शेप। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आया? क्या क्या चेंज हुआ है? लेंथ, वॉल्यूम और शेप। Volume, shape. ओके। अब ये जो स्ट्रेस है गाइस, ये 3 पॉइंट्स में डिवाइड हो जाता है। इसके 3 टाइप है। सबसे पहला टाइप लॉन्गिट्यूडनल। देखो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस। देख रहा है पहला पॉइंट आप लोगों को? लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल का मतलब होता है लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल का मतलब क्या होता है? लेंथ। ओके। सेकंड किस में चेंजेस हो रहा था? वॉल्यूम। Volume. वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लिख लेंगे, ठीक है। और थर्ड किस में चेंज हो रहा था? Shape. ओके। तो शेप को गाइस हम लोग Shape. लिखते हैं शेयरिंग। शेयरिंग मतलब शेप, राइट? यस सुने ये तीनों टाइप। यस Yes. सर। स्ट्रेस के कितने टाइप हैं? 3 लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। यस सर। Yes. सुना आप लोगों ने? Yes, sir. ओके। अब सबसे पहला हेडिंग, विल गो पॉइंट टू पॉइंट एवरीवन। हाँ, सबसे पहला हेडिंग लिखो स्ट्रेस। फर्स्ट हेडिंग लिखो स्ट्रेस। प्रीवियस जो डेफिनेशंस हुए थे आज मैं सेंड कर दूंगा उसे, ठीक है? उसका पीडीएफ में भेज दूंगा, आप लोग लिख लेना उसे। अभी फिलहाल पहला हेडिंग लिखो स्ट्रेस। लिखे हेडिंग स्ट्रेस? Yes. उसका डेफिनेशन लिख लो, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। लिखे सब लोगों ने? Yes, sir. ओके। उसके नीचे फॉर्मूला लिख लो, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। F upon A, Yes, sir. and unit is Newton per meter square. लिखे? Yes, sir. Okay. अब नेक्स्ट लाइन में लिख लो, there are 3 type of stress. Yes, sir. Okay. अब लिखना सब लोग बंद करो और जरा ध्यान से सुनो।
स्ट्रेस में क्या हो रहा था, फोर्स की वजह से पूरा एरिया चेंज हो रहा था। तो हम लोगों ने एरिया को क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया कि एक बार लेंथ चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है और शेप चेंज हो रहा है। यस और नो? Yes. तो अब स्पेसिफाई किया था, डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? फोर्स की वजह से एक बार लेंथ चेंज हुआ है, फोर्स की वजह से एक बार वॉल्यूम और फोर्स की वजह से एक बार शेप। यस और नो? Yes. Yes. फोर्स की वजह से क्या चेंज हुआ है, एक बार लेंथ, फिर क्या चेंज हुआ है, वॉल्यूम, फिर क्या चेंज हुआ है, शेप। Shape. समझ में आ रहा टर्म? Yes. Yes, sir. अब इसको डेफिनेशन में किस तरीके से लिखेंगे? ये तो कॉन्सेप्ट था कि फोर्स की वजह से लेंथ चेंज हुआ तो लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम चेंज हुआ तो वॉल्यूम स्ट्रेस, शेप चेंज हुआ तो शेयरिंग स्ट्रेस। ये तो कॉन्सेप्ट है। इसको डेफिनेशन में किस तरीके से लिखेंगे, जरा ध्यान से सुनना। मैं एक बताऊंगा, बाकी दोनों आपको ट्राई करने हैं। Is that clear, everyone? Yes, sir. Okay. So applied force produces change in length. I repeat, applied force produces change in length is known as longitudinal or tensile stress. आवाज आई मेरी सबको? Yes, sir. Yes, sir. Applied force produces change in length. Applied force produces change in length is known as the longitudinal or tensile stress. तो बाकी दो में क्या होगा, बाकी दो का डेफिनेशन क्या होगा? आयुष ट्राई कर सकते हो? सर एक और बार बोलना डेफिनेशन। अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ, मतलब जो फोर्स अप्लाई किया है वो क्या चेंज किया है, लेंथ। चेंज इन लेंथ। फोर्स की वजह से लेंथ चेंज हुआ है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस कह सकते हैं। तो उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा? अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ। Change in length. Applied force produces change in volume of the body is called volume. वॉल्यूम स्ट्रेस, Volume stress. राइट। नेक्स्ट, Applied force produced in Sharing. change अप्लाइड फोर्स Shape of- प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप in shape is called is known sharing. as Sharing known stress. शेयरिंग स्ट्रेस। Yes. शेयरिंग स्ट्रेस। मानसी, मानसी, Yes. हाँ सर. मानसी ट्राई करो, ट्राई करो। क्या होगा तीनों का डेफिनेशन? सर एक बार रिपीट कीजिए. एक बार रिपीट करें, कोई रिपीट कर सकते हैं क्या भाई एक बार? Applied force produce change in आयुष, length of आयुष, body. Yes, sir. आयुष, लेट एवरीवन ट्राई। वेरी गुड, आपके सारे डेफिनेशंस राइट थे। बाकी सब एक्सेप्ट आयुष, कशिश, कोमल, अंजलि, कोमल, अंजलि। Applied force produced change in length is called longitudinal and tensile, और volume का force produced in change in shape और कोमल वॉइस लैग हो रही है थोड़ी। sir applied force produced changing in a volume called volume. ओके ओके, लिसन, आई डू, मैं बोलता हूँ, सुनो। मेरी आवाज क्लियर हो रही है सबको? क्लियर आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ सर. अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ। सुना आप लोगों ने? Yes. Applied force produces change in length is known as longitudinal or tensile stress. सुना आप सब लोगों ने? Yes. Yes. Yes, sir. Give the first heading and write down the definition. Longitudinal और tensile stress लिखो सब लोग। Longitudinal और tensile stress लिखो। हेडिंग दे दो पहला।
लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस हेडिंग दिया, हेडिंग दिया गाइस आप लोगों ने। Yes, sir. ओके, अब गाइस डेफिनेशन लिख लो। अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस change in length applied force produces change in length. The stress associated applied force produces change in length. The stress associated is called longitudinal or tensile stress. The stress associated is called longitudinal or tensile stress. लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. डेफिनेशन है अभी सबके पास? Yes, sir. अब बोल सकते हो वॉल्यूम और शेप पे? Yes. सैयद आदिल, Applied force change in volume stress associated is called volume stress. सैयद, एक चीज यहाँ पे बोलना भूल गए। The applied force produces change in volume, right? क्या बोलोगे? Applied force produce change in volume stress associated is called volume stress. वेरी नाइस। समझे सब लोगों ने? Yes, sir. आंचल, आवाज आ रही है मेरी आपको? ओके, स्नेहल, Yes, sir. थर्ड डेफिनेशन क्या होगा? Third. हाँ, मतलब शेयरिंग स्ट्रेस का क्या होगा डेफिनेशन? शेयरिंग स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या होगा? क्या होगा कशिश डेफिनेशन क्या होगा? अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप। क्या होगा? अप्लाइड फोर्स Produces change in shape. This stress associated is called sharing. is called sharing stress. Right? Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. सौरभ आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. समझ में आया सौरभ? हाँ sir. ओके। अब गाइस तीनों डेफिनेशन जरा ध्यान से सुन लो, वापस में बोल रहा हूँ। द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ, द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस, राइट? सेकंड, द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम, द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम स्ट्रेस। थर्ड, द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप, द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज कॉल्ड एज द शेयरिंग स्ट्रेस। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया सबको पॉइंट? Yes, sir. अब गाइस सबसे पहला हेडिंग आप लोगों ने क्या दिया था? पहले हेडिंग में क्या लिखे हो? Yes. Stress. Stress. लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस लिखा है आप लोगों ने? यस और नो? Yes, Yes, sir. yes. डेफिनेशन लिखा है सब लोगों ने? Yes, sir. अब गाइस इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना फॉर्मूला किस तरीके से है। आपके टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें नहीं गिवन है, डायरेक्ट है, हम लोग यहाँ पे प्रूफ करके लिखेंगे। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. Yes, sir. अब गाइस सपोज हियर वी टुक द वन पेंडुलम। देखा है कभी पेंडुलम आप लोगों ने? Yes, sir. तो इसमें एक रिजिड सपोर्ट होता है
और एक वायर होता है और उसके नीचे मैंने थोड़ा सा मास अप्लाई कर दिया, ठीक है, क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पे, मास। बट इन दैट केस, एक सेकंड, ये क्या है, हमारा मास है। इन दैट केस आवर फोर्स शुड बी अ 0। फोर्स क्या है यहाँ पे, 0। Zero. मतलब अभी तक मैंने मास अप्लाई नहीं किया एग्जैक्टली, तो यहाँ पर जो लेंथ है, वो जो लेंथ है, दैट लेंथ शुड बी अ कैपिटल L, मतलब ओरिजिनल लेंथ है। क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल लेंथ। ये जो वायर का लेंथ है अभी जरा भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इसे ओरिजिनल लेंथ कहेंगे। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लोड अप्लाई कर दूं, लोड मतलब समझ रहे हो ना, वेट, अगर मैं वेट अप्लाई कर दूं तो ये वायर क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा ना, एक्सटेंड होगा या नहीं, ओके। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या अप्लाई किया हम लोगों ने, वेट। वेट। और वेट का फॉर्मूला क्या है, मास ड्यू टू ग्रेविटी, यस और नो। यस। वेट का फॉर्मूला क्या है, मास ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो लेंथ है ना गाइस, उस लेंथ में कैपिटल L प्लस स्मॉल l, ये हमारा फाइनल लेंथ है। ये हमारा क्या है, फाइनल लेंथ। यहाँ तक समझ में आया सबको, यस। Yes, sir. ओके। अब ये लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल किसका टाइप था, लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस किसके टाइप थे, Length. स्ट्रेस के। Yes. और स्ट्रेस का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था, ये दिख रहा है ना ऊपर, स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया है ना, यस सर। ओके। तो मैं यहाँ पे ऊपर फार्मूला लिख रहा हूँ, जरा फार्मूला ध्यान से देखना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, इसका मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। आप लोग कंप्लीटली लिख लेना, लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस। अब सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया यूज कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल में आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ढूंढने बोलेंगे तो आप लोग वहां पे फोर्स और एरिया सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो, या सुनो, यस। निकाल सकते हो या नहीं। Yes. अब गाइस न्यूमेरिकल में कभी कभी ट्विस्ट करते हैं, न्यूमेरिकल मतलब समझ रहे हो, प्रॉब्लम्स जो आते हैं। अब यहाँ पे फोर्स को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं मास ड्यू टू ग्रेविटी, यस और नो। Yes. यस सर। फोर्स मतलब क्या था, वेट था, यहाँ पे वेट की वजह से एक्सटेंड हुआ है ना, सो विल यूज द मास ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन एरिया। अगर आपके न्यूमेरिकल में मास और एरिया गिवन है तो भी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है। क्या है ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, बोलो आयुष, ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 1.9 शायद, 9.8। 9.8। याद रखो ये वैल्यू, सब लोग पढ़ के आए ना, ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर था या नहीं 10th में, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो भूल गए, गजनी हो, यस सर। गजनी हो तुम लोग, लास्ट ईयर ही था ना, Yes, sir. बूढ़े हो गए हो तुम लोग, बूढ़े, ओके। सर याद था थोड़ा। अब इसके बाद गाइस, चलो अच्छी बात है, याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे वायर का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, सपोज वी हैविंग अ वन वायर, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे स्फीयर का 4πr² होता है, वैसे वायर का क्या होगा, लेंथ का πr², क्या होगा,
आर स्क्वायर। तो एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझे ये फॉर्मूला? समझे आप लोगों ने? Yes, sir. Let me know guys if you have any difficulties in this formula. फोर्स को मास ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस किए हैं और एरिया को पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस किए हैं। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 3.14। 3.142। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज वहां पे लिख लेना। ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड। यस, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पाई की वैल्यू है 3.14। सिंपली याद रखो 3.142। ये दोनों वैल्यूज लिख के रखो, क्योंकि न्यूमेरिकल में सिर्फ मास और रेडियस दिया जाएगा। अगर मास और रेडियस है तो ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है और वाई की वैल्यू भी हमें पता है, वो भी आंसर इजीली निकल जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. समझ में आया? पूरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब डायग्राम बना लो, फॉर्मूला लिख लो। Yes, sir, हो गया। Done everyone? Yes, sir. What about others? निर्मिति, प्राजक्ता, प्रांजल, राहुल, हो गया सर। शिवम, स्नेहल, हाँ सौरभ, सर हो गया। विघ्नेश, आंचल। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। डायग्राम बनाया, फॉर्मूलाज वगैरह पूरे लिखे। हाँ सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। याद रखना ये लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस था, इसलिए हम लोगों ने जो भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिया है पेंडुलम वाला, वो सिर्फ लेंथ के एक्सटेंशन पे ही बात कर रहा है, वॉल्यूम और शेयरिंग पे बात नहीं कर रहा है। समझे? ओके, Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग लिख लो वॉल्यूम स्ट्रेस। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो वॉल्यूम स्ट्रेस। ये अब कर दो, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग इज वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, यस सर। क्या डेफिनेशन बताऊं क्या? यस सर। Nice. Yes, sir. लिख सकते हो? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। लिख लो।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. क्या डेफिनेशन था वॉल्यूम स्ट्रेस का? Applied force produces So, change. produce change in volume. The change is associated is called volume stress. Called volume change. समझ में आया? डेफिनेशन क्लियर हुआ? Yes, sir. The applied Yes, force sir. produces change in length. The stress associated is called volume stress. Is that clear all? Yes. क्या लगता है Yes, sir. इसका डेफिनेशन अगर मैंने नहीं बताया, आप लोगों ने समझ तो लिया है ना, तो लिख पाओगे ना इजीली? Yes. याद रखना, फिजिक्स समझने वाली चीज है, रट्टा मारने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है, और रट्टा मारोगे भी नहीं आप लोग, ओके? और जरा आप लोगों को अपना ब्रेन यूज करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि आप लोग सही तरीके से सारी चीजों को समझ सको। अगर समझ लोगे तो इजीली चीजें बाय हार्ट हो जाती है। ओके एवरीवन? Yes, sir. अब गाइस, सपोज हियर वी टुक द वन रबर पैड। हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एक रबर पैड। देखा है ना, इरेजर? Yes, sir. ओके, सो गाइस इट इज हैविंग अ वॉल्यूम v। क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम v। V. तो कल मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम बताया था मैंने आप लोगों को, पापड़ याद है? पापड़ Yes, sir. क्या हो रहा था पापड़ में? पतला हो गया, उसको दबाएंगे तो शेप चेंज हम होता है लोग उसका। प्रेशराइज कर रहे थे, हम लोग चारों तरफ से बॉडी को क्या कर रहे थे? प्रेशराइज। Yes, sir. एक्सपेरिमेंट याद है ना? क्या करना है Yes, sir. एक्सपेरिमेंट? Yes, sir. रोड पे जाके लेट जाना है आपको, तो वहां से जो भी ट्रक जाएगी तो आपको प्रेशराइज कर देगी। सो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? विल अप्लाई द स्मॉल प्रेशर अक्रॉस द एरिया ऑफ द रबर पैड। चारों तरफ से हम लोग प्रेशर अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। समझे? That dp which is representing this small pressure, not a display picture. समझे? Yes, sir. Yes, dp का sir. मतलब यहाँ पर क्या है? स्मॉल प्रेशर। फिजिक्स में जिस भी टर्म के साथ d लिखा होता है वो स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे अपने आप लोग प्रोफाइल पिक्चर नहीं समझ लेना, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे जब चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई करेंगे, सो दैट वॉल्यूम ऑफ द रबर पैड इट शुड बी गेट कॉन्ट्रास्टेड ओवर देयर। यस और नो? Yes, sir. कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। Hmm. सो हियर वी हैविंग अ वॉल्यूम dv which is representing the small volume of a rubber pad. Suppose if we apply the small pressure across the area of the rubber pad, so at that time that volume of the rubber pad which should be get contrasted over there, and it is having a change in volume, that change in volume which is represented with the dv. समझे? Yes, sir. Okay, so that volume stress which is also belonging from the stress formula. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी यहाँ पे जो वॉल्यूम स्ट्रेस है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला भी स्ट्रेस से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर भी फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? DP. नो, फोर्स अपॉन एरिया ही है। प्रेशर का फॉर्मूला भी क्या है? Force upon area. सपोज गाइज इस फॉर्मूला से अगर मैं फोर्स फाइंड आउट करूं, अगर इस फॉर्मूला से फोर्स फाइंड आउट करूं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा? प्रेशर इनटू एरिया, राइट? Yes, sir. तो अभी हम लोग फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे स्मॉल प्रेशर है, इसलिए यहाँ पे dp इंटू ए लिखेंगे। समझ में आया? ये dp इंटू ए कहाँ से आया है? Yes, sir. ये प्रेशर के फॉर्मूला से आया है। किसके फॉर्मूला से आया है ये?
प्रेशर के फॉर्म। प्रेशर के फॉर्मूला से। यहाँ पर भी नीचे भी ए है, वो लिख लिया हम लोगों ने, दैट ए विल गेट कैंसल, सो व्हाट विल रिमेन ओवर हियर ओनली डीपी। डीपी, प्रेशर। स्मॉल प्रेशर, नॉट अ डिस्प्ले पिक्चर, याद रखना। Yes, sir. ओके तो यहाँ पे सिर्फ स्मॉल प्रेशर बनेगा, मतलब यहाँ पर खाली सिंगल कंपोनेंट है, तो सिंगल कंपोनेंट पे कभी भी कोई न्यूमेरिकल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन पूछा है वही आंसर भी है, ऐसा कभी पूछते हैं क्या? सिंगल कंपोनेंट है ना ये, सिंगल मतलब एटलीस्ट कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 2, जैसे फोर्स अपॉन एरिया है तो वहां पे 2 कंपोनेंट है, तो वहां पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, लेकिन सिंगल कंपोनेंट पे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया है, डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लिख लो। सर एंड फॉर्मूला डीपी है ना बस। हाँ, डीपी के आगे आप लोग लिख लेना है स्मॉल प्रेशर, ताकि आप लोगों को याद रहे, नहीं तो कुछ और ही समझ बैठोगे। Don't mark डायग्राम बना लो, फॉर्मूला लिख लो। हो गया सर। हो गया। हुआ? Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा? शेयरिंग स्ट्रेस। ये रब कर दूं, ये रब कर दूं, चलेगा सबको? Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग इज शेयरिंग स्ट्रेस। Our third point is sharing stress. Sharing stress का मतलब शेप होता है। Definition: The applied force produces change in shape is known as shearing stress. The applied Right. force produce change in shape. The stress associated is called shearing stress. Very nice, नेहल। समझे सब लोगों ने? Yes, sir. निर्मिति, निर्मिति शिंदे, Yes, sir. निर्मिति, can you know me the definition of sharing stress? Applied force produces change in shape. The stress associated is called shearing stress. Very nice. समझ में आया? फोर्स की वजह से क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? शेप। फोर्स की वजह से क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? शेप। Shape. ओके, लिख लो, डेफिनेशन लिख लो फटाफट। डन ऑल? Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेशन क्लियर है? हाँ sir. यस सर। ओके, अब सपोज यहाँ पे अपने पास एक बॉडी, सिंपल नॉर्मल, आपको डायग्राम बनाना नहीं है, खाली याद रखना है। अगर बॉडी है और यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है और ये फोर्स पूरे एरिया में ट्रैवल कर रहा है, तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से दिखेगी, है ना? हेलो, हाँ सर अभी आवाज आ रही है? शो ही नहीं कर रहा था Listen. स्क्रीन। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर अभी आया। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने की वजह से शेप में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, यस और नो?
Yes, sir. है ना। पहले जो स्ट्रेट था वो अभी क्या है, इस तरीके से है, तो मतलब यहाँ पे शेप में चेंजेस हुआ है, समझे। Yes, sir. तो शेयरिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, दैट शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, कीप इट एज इट इज, फोर्स अपॉन एरिया। डन एवरीवन? Yes, sir. समझ में आया, सारे कंडीशन समझ में आए। Yes, sir. अब एक बात याद रखना, यहाँ पर जो तीनों फॉर्मूलाज आप लोगों ने लिखे हैं, तीनों पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स के यूनिट सेम होंगे। न्यूटन अपॉन दैट यूनिट इज सेम, न्यूटन पर Meter square. मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट भी लिख लो ताकि आप लोगों को यूनिट भी पता रहे। समझे सारे पॉइंट्स? Yes, sir. Now let me know if you have any doubt in that points. No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अब गाइस ये पॉइंट्स को सही तरीके से रीड कर लेना, क्योंकि अगला जो लेक्चर होगा वो स्ट्रेन पे होगा, और स्ट्रेन का डेफिनेशन था चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। याद है सबको? Yes, sir. तो डायमेंशन, स्ट्रेन के भी 3 टाइप होंगे। स्ट्रेन के भी कितने टाइप होंगे? स्ट्रेन के भी 3 टाइप होंगे। वो तीनों टाइप का नाम क्या है? And volume shape. सेम है ना? Yes, sir. लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेन, Tensile वॉल्यूम strain. स्ट्रेन Strain. और शेयरिंग स्ट्रेन। Yes, ठीक है। Yes, sir. तो अगले लेक्चर में हम लोग इन पे डीप में बात भी करेंगे और इनके फॉर्मूलाज भी देखेंगे, ताकि आप लोगों को फॉर्मूलाज भी इनके समझ में आ जाए। डेफिनेशन आप लोग अपने समझदारी से मुझे बताओगे, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले आपसे पूछूंगा जरूर। तो क्या अगले लेक्चर तक ये पूरा पढ़ लोगे? Yes, sir. Yes, sir. विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय।